हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एमडी सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 9वीं गणित का अध्याय 2 बहुपद का प्रश्नावली 2.1 पढ़ेंगे। इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले हम लोग इस प्रश्नावली का थोड़ा सा परिचय कर लेंगे कि इस प्रश्नावली में हम लोगों को क्या पढ़ना है। इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले किन चीज़ों के बारे में जान लेना हमारे लिए ज़रूरी है, जिससे हमारा बेस मजबूत हो जाए। और अगर हमारा बेस मजबूत हो जाएगा तो प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए बेहद आसान हो जाएगा। तो आइए पहले हम लोग इस प्रश्नावली का थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले हम लोग चर राशि और अचर राशि के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पद और बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ेंगे, बहुपद के बारे में पढ़ेंगे, बहुपद का घात क्या होता है ये पढ़ेंगे, बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे। बहुपद को दो प्रकार से विभाजित किया गया है, एक है पदों के आधार पर बहुपद को विभाजित किया गया है और दूसरा घात के आधार पर बहुपद को विभाजित किया गया है। ये सारी चीज़ें इस प्रश्नावली ही नहीं बल्कि इस पूरे अध्याय का, बहुपद जो हमारा अध्याय है, इस पूरे अध्याय का ये बिल्कुल बेसिक है। अगर आपको ये सारी चीज़ें पहले से मालूम है तो आप लोग वीडियो को स्किप करके डायरेक्ट प्रश्नावली के क्वेश्चन आंसर को देख सकते हैं। और अगर आप इस अध्याय में बिल्कुल नए हैं, आपको बहुपद के बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं है कि बहुपद क्या होता है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें और साथ ही साथ अपने नोट्स भी बनाते चलें। अगर आप लोग इतना करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुपद के क्वेश्चन को सॉल्व करना हलवा खाने जितना आसान हो जाएगा। इसका गारंटी मैं देता हूँ आप लोगों को। अब आइए हम लोग चर और अचर राशि के बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जिनका मान बदलता रहता हो चर राशि कहलाते हैं, जैसे x, y, z, p, q, r, s, t आदि। अब आप लोगों को लगेगा कि इनका मान कैसे बदलता रहता है। अब आप लोग ये देखिए, जैसे अगर हम लोग को कोई समीकरण दिया है x + 7 = 0 और बोलेगा कि x का मान ज्ञात करिए, तो x का मान कैसे फाइंड होगा। हम लोग क्या करेंगे, x = 7 इधर प्लस में था, इसको इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस में, तो x का मान यहाँ पे क्या आया, -7 आया। इसी तरह से अगर हमको कोई दूसरा समीकरण दिया रहेगा, जैसे बोल देगा 2x + 1 = 0, यहाँ पे बोलेगा x का मान फाइंड करिए, तो यहाँ पे हम लोग x का मान कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x, ये +1 था, इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, और यहाँ से x का वैल्यू कितना आई है, -1/2। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, x का वैल्यू यहाँ पे -7 था, यहाँ पे -1/2 आया। इसी तरह से और भी जो दूसरे समीकरण रहेंगे उसमें x का मान बदलता रहेगा। तो ऐसे राशि को हम लोग क्या बोलते हैं, चर राशि बोलते हैं। अब हम लोग अचर राशि देखते हैं। अचर राशि चर राशि का बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। चर राशि में क्या होता था, मान बदलता था, और इसमें क्या हो जाएगा, जिनका मान ना बदले अचर राशि कहलाता है। जैसे 1, 2, 3, 4। अब एक को आपके घर में भी एक ही कहेंगे, आपके स्कूल में भी एक को एक ही बोलेंगे, आपके नानी घर में भी एक को एक ही बोलेंगे। तो ये जो संख्या है इनका मान क्या रहता है, स्थिर रहता है, इनका मान नहीं बदलता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, अचर राशि कहते हैं। इसके बाद हम लोग पद देखते हैं कि पद किसे कहते हैं। चर और अचर का गुणनफल पद कहलाता है। इसका हम लोग एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे हमारे पास अचर राशि कौन सी है, 2 है, गुणा में चर राशि किसको कहते हैं, x, y, z है ना। 2 गुणा में x कर देंगे, यानी ये क्या हो गया 2x, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पद कहलाएगा। इसी तरह से 5x, 1/2x, ये सब क्या है, ये सब हमारा पद कहलाता है। इसमें जिसमें चर राशि भी हो और अचर राशि भी हो, इन दोनों राशियों का जब गुणा किया जाता है तो वो हमारा पद बन जाता है। इसी तरह से अगर हम लोग एक और एग्जाम्पल देख लें x का, ये भी हमारा क्या है, एक पद है। अब आप लोग बोलेंगे सर इसके साथ तो कोई अचर राशि नहीं है, तो x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x गुणा में 1, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे एक छुपा हुआ है हमारा, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, जो x है वो भी पद कहलाएगा। अब हम लोग बीजीय व्यंजक समझते हैं। पदों के योग और अंतर से बना पद बीजीय व्यंजक कहलाता है। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। हम लोग पद समझ गए हैं, अब हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पदों के योग और अंतर से बना पद क्या कहलाता है, बीजीय व्यंजक कहलाता है। जैसे अगर हमको कुछ एग्जाम्पल में दिया 5x + 3x, यहाँ पे क्या हो गया, 2 पद आपस में मिल गए, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा बीजीय व्यंजक कहलाएगा। या फिर 9x² + 3x + 4, ये हमारा क्या है, ये हमारा बीजीय व्यंजक है। या फिर x के पावर में 1/2 + 5, ये भी क्या है, ये भी बीजीय व्यंजक हो जाएगा।
अब आप लोग बोलेंगे सर यहाँ पे 5 तो अचर राशि है, ये तो पद है नहीं क्योंकि इसके साथ चर राशि का गुणा नहीं हुआ है। तो बच्चा लोग ये देखो 5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणा में x के घात में 0, जिसका भी घात में 0 होता है उसका वैल्यू कितना आता है 1 आता है। तो इसी को सिंपल फॉर्म में यहाँ पे कितना लिख दिया है 5 लिख दिया है। इसी तरह से अगर हमारे पास x भी है तो ये भी हमारा क्या है बीजीय व्यंजक है। अब आप लोग बोलेंगे इसके साथ भी कोई पद क्या है हमारा जुड़ा हुआ नहीं है, न क्या है न योग है किसी पद का, न ही किसी पद का अंतर है। तो इसमें आप लोग ये देखिए x को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं x प्लस 0, तो ये भी क्या हो गया हमारा बीजीय व्यंजक ही कहलाया ना। अब इसके बाद हम लोग बहुपद को समझते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक आप लोगों को बीजीय व्यंजक क्या है, पदों के योग और अंतर से बना पद बीजीय व्यंजक कहलाता है। अब बहुपद समझिए। आप लोग देख सकते हैं बहुपद एक खास तरह का बीजीय व्यंजक है, यानी बहुपद जो हमारा है वो भी क्या है एक तरह से बीजीय व्यंजक ही है। कंडीशन सिर्फ ये है कि बीजीय व्यंजक के सभी चरों का घातांक पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगर कोई हमको बीजीय व्यंजक दिया हुआ है उसका घातांक में अगर पूर्ण संख्या है तो हमारा क्या कहलाता है बहुपद कहलाता है। आप लोग जानते हैं पूर्ण संख्या क्या होता है 1 2 3 4 है ना 0, ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा पूर्ण संख्या है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं तो आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अगर हमको दिया है 5x² प्लस 3x प्लस 4, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये जो चर है इसका घातांक क्या है 2 है, यानी ये क्या है पूर्ण संख्या है। यहाँ जो चर है x इसका घातांक क्या है 1 है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा पूर्ण संख्या हो जाएगा। इसी तरह से एक एग्जाम्पल अगर हम लोग और देख ले 9x² प्लस 5x प्लस 4, यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे तो इसका जो चर है चर का घातांक क्या है पूर्ण संख्या है। यहाँ पे भी चर का घातांक क्या है 1 है, यहाँ पे छुपा हुआ ये भी क्या है पूर्ण संख्या है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बहुपद कहलाएगा। जिस भी बीजीय व्यंजक का घातांक अगर पूर्ण संख्या है तो वो हमारा क्या कहलाएगा चर कहलाएगा। जबकि बीजीय व्यंजक के लिए ऐसा नहीं है, बीजीय व्यंजक में आप लोग कुछ भी ले सकते हैं। जैसे अगर √x भी है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं x के पावर में 1/2, तो ये क्या हो जाएगा बीजीय व्यंजक हो जाएगा। लेकिन इसको हम लोग √x के फॉर्म में अगर दिया रहेगा है ना, अगर एग्जाम्पल समझे तो ये हमारा क्या है बहुपद नहीं कहलाएगा, जबकि ये हमारा बीजीय व्यंजक कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसके घात में 1/2 होगा, इसके घात में क्या होगा x के पावर में 1/2, और 1/2 हमारा पूर्ण संख्या नहीं है। समझ में आ गया। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका चर का घातांक पूर्ण संख्या होगा वो हमारा बहुपद कहलाता है। अब आप लोग को मैं 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोग बताइएगा कि ये बहुपद है कि नहीं है। अब आप लोग इन सब को देखिए और वीडियो को पॉज करके कमेंट करके बताइए कि इनमें कौन कौन सी संख्याएं बहुपद कहलाएगी और कौन कौन सी नहीं, और नहीं है अगर इसमें से कोई संख्या बहुपद तो क्यों नहीं है। चलिए फटाफट वीडियो को पॉज करिए और कमेंट करके बताइए। अब देख लेते हैं हम लोग इसमें से कौन कौन सी संख्या बहुपद होगी। ये हमारा बहुपद होगा 4x क्यों होगा, क्योंकि इसके घात में 1 छुपा हुआ है, 1 हमारा क्या है पूर्ण संख्या है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बहुपद हो जाएगा। 5x² प्लस 2, ये भी हमारा क्या हो जाएगा बहुपद। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे भी जो चर राशि है चर के घात में क्या है पूर्ण संख्या है। हम लोग यही तो पढ़े हैं कि किसी भी बीजीय व्यंजक के चर का घातांक अगर पूर्ण संख्या होगा तो क्या हो जाएगा हमारा बहुपद कहलाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें 5√x प्लस 4, ये बताइए ये बहुपद होगा कि नहीं होगा, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। 5√x को हम लोग क्या लिख सकते हैं x के पावर में 1/2 लिख सकते हैं प्लस 4, x के पावर में 1/2, ये हमारा पूर्ण संख्या होता है नहीं होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बहुपद नहीं कहलाएगा। इसी तरह से y प्लस √2, ये हमारा बहुपद होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे इसमें और इसमें अक्सर कन्फ्यूज होते हैं, तो हम लोग को क्या देखना है कि चरों का घातांक पूर्ण संख्या होना चाहिए। अचर राशि से हम लोगों को इसमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे हमारा चर क्या है y है, और y के घात में कितना है 1 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा ये क्या हो जाएगा हमारा बहुपद हो जाएगा ये। इसी तरह से शून्य हमारा होगा कि नहीं बहुपद, शून्य भी हमारा क्या हो जाएगा बहुपद हो जाएगा। कैसे होगा, शून्य को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 0 गुणा में x के घात में 0, x के घात में 0 यानी इसका कितना हो गया मतलब 1, x के घात में 0 यानी 1, और जब 0 का 1 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, तो ये भी हमारा क्या हो गया एक बहुपद कहलाएगा। इसी तरह से 2/x, ये बहुपद होगा कि नहीं होगा, ये हमारा बहुपद नहीं होगा,
क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसको समझ लेते हैं, x यहाँ पे नीचे है और x को जब हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x के घात में -1/2 और -1/2 हमारा पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए हमारा क्या हो गया, बहुपद नहीं कहलाएगा। इसी तरह से x के पावर में -2 ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए √2 प्लस √z दिया है, z हमारा क्या है, चर राशि है और चर के घात में कितना है, रूट लगा हुआ है, यानी चर के z के घात में 1/2 है, तो ये भी हमारा क्या होगा, बहुपद नहीं कहलाएगा। इसी तरह से √x यानी x के घात में 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं कहलाएगा। अब यहाँ पे देखिए 7x के घात में 3 प्लस 9x के घात में -2, ये हमारा बहुपद होगा कि नहीं होगा, ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। अब आप लोग बोलेंगे सर यहाँ पे तो x के घात में 3 है, ये पूर्ण संख्या है, यहाँ पे ना -2 है। तो एक चीज़ बच्चा लोग ध्यान रखिएगा कि जितनी भी बीज व्यंजक दी गई है उनके सभी के पदों के जो चर है उसके घात में पूर्ण संख्या होना चाहिए। सिर्फ एक पद के घात में सिर्फ एक चर के घात में पूर्ण संख्या है, दूसरे चर के घात में पूर्ण संख्या नहीं है, तो वो भी हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। आप लोग इसको अपने नोट्स में चाहे तो लिख भी सकते हैं कि जितनी भी चर है उन सब के घात में क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, तभी वो हमारा बहुपद कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़े। अब हम लोग बहुपद के घात के बारे में पढ़ते हैं कि बहुपद का घात क्या होता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बहुपद में चर की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, यानी कोई अगर हमको बहुपद दिया हुआ है, जैसे एग्जाम्पल में 5x + 1, तो यहाँ पे बहुपद का जो उच्चतम घात होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, वही हमारा घात कहलाएगा। यहाँ पे बहुपद का उच्चतम घात कितना है, यहाँ पे घात में कितना है, 1 छुपा हुआ है, तो इसका घात कितना हो गया, 1। इसी तरह से अगर हम लोग और एग्जाम्पल देख लें, जैसे हम लोग को दिया रहेगा 7x² + 5x। अब यहाँ पे हम लोग जब इसका घात देखेंगे तो यहाँ पे कितना है, घात में उच्चतम घात 2 है, यहाँ पे 1 है, तो बड़ा कौन सा हो ये, तो इसका घात क्या कहलाएगा, 2 कहलाएगा। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई संख्या दिया हुआ है 58x के घात में 99 + 40x के घात में 20, तो यहाँ पे जो हमारा उच्चतम घात है वो कितना है, 99 है, तो हमारा घात कितना कहलाएगा, 99 कहलाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग एक एग्जाम्पल और देख लें, 9x के घात में 5 + 2x के घात में 100, तो हम लोग का जो बहुपद का घात इसमें क्या कहलाएगा, जो हमारा उच्चतम घात है, उच्चतम घात क्या है, 100, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उच्चतम घात हो जाएगा। बहुपद का घात सिर्फ यही है और कुछ नहीं है इसमें। अब हम लोग बहुपद के प्रकार पढ़ते हैं कि बहुपद का कौन कौन सा प्रकार होता है, कितने प्रकार का होता है। देखिए बहुपद को 2 प्रकार से विभाजित किया गया है, पहला पदों के आधार पर और दूसरा घात के आधार पर। पदों के आधार पर बहुपद के 3 प्रकार होते हैं, एकपदी, द्विपदी और त्रिपदी बहुपद। इसी तरह से घात के आधार पर भी बहुपद के 3 प्रकार होते हैं, रेखीय बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद। तो पहले हम लोग पदों के आधार पर बहुपद को समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग घात के आधार पर बहुपद को समझेंगे। एक पदी बहुपद क्या होता है, जिस बहुपद में केवल एक पद हो। इसी तरह से द्विपदी बहुपद, जिस बहुपद में केवल 2 पद हो। और त्रिपदी बहुपद, जिस बहुपद में केवल 3 बहुपद हो। तो ये हमारी क्या हो जाती है, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी बहुपद। इसको अगर हम लोग एग्जाम्पल से समझें तो और अच्छे से समझ में आएगा। एक पदी बहुपद का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 5x, 9x, 10x²। इसमें कितना पद है, सिर्फ एक ही पद है, एक अचर राशि है और एक चर राशि, दोनों का गुणा हुआ तो क्या हुआ, सिर्फ एक पद बना, तो ये हमारा क्या हो गया, एक पदी बहुपद। इसी तरह से 11x³, ये सब हमारा क्या है, एक पदी बहुपद के एग्जाम्पल। इसी तरह से अगर 2 पदी बहुपद का हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, 5x + 2, 7x² + 5x। ये सब क्या है, ये सब 2 पदी बहुपद का एग्जाम्पल है। इसमें कितना पद आ रहा है, एक पदीय और एक पदीय, इसमें कितना पद आ गया, टोटल 2 पद आया, तो ये क्या हो गया, द्विपदी बहुपद। इसी तरह से 7x² + 5x, इसमें भी कितना पद आया है, एक पदीय आया, एक पदीय आया, ये भी क्या हो गया, द्विपदी बहुपद। इसी तरह से त्रिपदी बहुपद का भी हम लोग अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 9x³ + 6x² + 5। इसमें कितना पद आ जा रहा है, एक पद, 2 पद और ये 3 पद, तो ये क्या हो जाएगा हमारा त्रिपदी। अब हम लोग घात के आधार पर बहुपद को समझते हैं। देख सकते हैं रेखीय बहुपद, जिस बहुपद में घात 1 होता है रेखीय बहुपद कहलाता है। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, ax
प्लस बी, यानी कोई भी बहुपद दिया हुआ है और उसके घात में अगर एक है तो हमारा कौन सा बहुपद कहलाएगा, रेखीय बहुपद कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर हम लोग को दिया है एग्जाम्पल 5x + 7, इसके घात में कितना है, इसके घात में एक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेखीय बहुपद कहलाएगा। और इसका लिखने का भी तरीका क्या था, ax + b, a और b क्या है, दो अलग अलग संख्या है, तो यहाँ पे 5 और 7 अलग अलग संख्या हो गया, इस फॉर्म में आ गया ये। इसी तरह से अगर हम और एग्जाम्पल देख लें 7x + 9, ये x है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसके घात में भी कितना है, एक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेखीय बहुपद हो जाएगा। एक एग्जाम्पल इसका हम लोग और ले लें, अगर हमको दिया रहेगा 7x, तो ये भी हमारा क्या है, रेखीय बहुपद है। अब आप लोग बोलेंगे कि इसके साथ ये तो इस फॉर्म में लिखा हुआ नहीं है सर, ax + b के फॉर्म में, तो हम लोग अगर इसको बच्चा लोग देखिए 7x को कैसे लिख सकते हैं, 7x + 0 लिख सकते हैं, 0 भी तो एक संख्या है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा रेखीय बहुपद हो जाएगा। और ये भी किस फॉर्म में आ गया, ax + b के फॉर्म में आ गया। अब द्विघाती बहुपद को समझते हैं। जिस बहुपद में घात 2 होता है द्विघाती बहुपद कहलाता है। और इसको लिखने का तरीका क्या है, ax² + bx + c। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हमको कोई संख्या दिया हुआ है 7x² + 5x + 4, अब यहाँ पे देखिए इस बहुपद में जो घात है वो कितना है, 2। बहुपद का घात तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। बहुपद का घात क्या होता है, जो बहुपद में सबसे ज़्यादा घात होता है वो हमारा बहुपद का घात कहलाता है। यहाँ पे क्या है, बहुपद का सबसे बड़ा घात 2 है, तो यही हमारा घात इसका कहलाएगा। और जिस बहुपद का घात 2 होगा वो कैसा बहुपद हो जाता है, द्विघाती बहुपद हो जाता है। लिखने का तरीका क्या है, ax² + bx + c, इसी रूप में लिखा है ax² + bx + c। a b c 3 अलग अलग संख्या है ना। इसका हम लोग एक और एग्जाम्पल अगर देख लें, 9x² + 6x + 3, ये भी क्या है, ये भी द्विघाती बहुपद का एग्जाम्पल है। या अगर हम लोगों को कोई बोल दे 10x², तो ये भी क्या है, हमारा द्विघाती बहुपद का एग्जाम्पल है। इसके साथ कुछ नहीं है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना बच्चा लोग, 0x + 0, तो ये हमारा क्या हो गया, द्विघाती बहुपद का एग्जाम्पल हुआ कि नहीं हुआ। इसी तरह से त्रिघाती बहुपद, जिस बहुपद में घात 3 होता है त्रिघाती बहुपद कहलाता है। और इसका लिखने का तरीका क्या है, ax³ + bx + cx + d। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई संख्या दी गई है 9x³ + 6x² + 5x + 4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद। बहुपद का घात कितना हो गया, 3 हो गया। और किस फॉर्म में है, ax³ + bx² + cx + d। इसका हम लोग और एग्जाम्पल देख लें, 6x³ क्यूब है ना, + 4x² + 2x + 1, ये हमारा क्या है, ये इस फॉर्म में भी है और इसका बहुपद का घात भी 3 है। या अगर इस फॉर्म में अगर पूरा नहीं भी लिखा रहेगा, सिर्फ इतना लिखा रहेगा 8x³, तो बताइए ये कौन सा बहुपद है, रेखीय है, द्विघाती है या त्रिघाती। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। इसके घात में कितना है, 3 है। अब इसको हम लोग इस तरह से तो लिख सकते हैं ना, 0x² + 0x + 0, इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं ना। तो ये हमारा क्या हो गया, त्रिघाती बहुपद हो गया। अब हम लोग प्रश्नावली के क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। नीचे हम लोग कुछ व्यंजक दिया हुआ है और पूछ रहा है इसमें से कौन कौन एक चर में है। ध्यान दीजिएगा, एक चर बोला है ना, पद या फिर घात नहीं बोला है, हमको एक चर बोला है। तो पहला हम लोग को क्या दिया हुआ है व्यंजक, 4x² - 3x + 7। अब यहाँ पे हम लोग देखें चर कितना है, चर यहाँ भी x है, यहाँ भी x, मतलब चर जो हमारा सिर्फ एक ही है, x ही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यह एक चर में बहुपद है। इसको हम लोग लिख लेते हैं, यह एक चर में बहुपद है क्योंकि यहाँ चर सिर्फ x है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक चर में बहुपद पहला वाला है। दूसरा वाला देखिए, y² + √2। अब यहाँ पे भी जब हम लोग चर देखेंगे तो चर कितना है, y है, और यहाँ पे कोई और चर दिया हुआ है नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक चर में बहुपद हो जाएगा। तो इसको भी लिख लेते हैं, यह एक चर में बहुपद है क्योंकि
यहाँ चर सिर्फ y है। अब जो तीसरा व्यंजक क्या दिया हुआ है, 3√3 टी प्लस टी रूट 2। अब यहाँ पे पूछ रहा है ये एक चर में व्यंजक है कि नहीं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो हम लोग का चर क्या है, यहाँ भी टी है और यहाँ भी टी है। लेकिन अगर इसको आप लोग गौर से देखिए तो यहाँ पे ये जो टी है ये किस में है, रूट में है। और हम लोग जानते हैं ये अगर रूट में है तो इसका घात में कितना आ जाएगा, इस टी को, इसको अगर हम लोग सॉल्व करके यहाँ पे लिखें तो कैसे लिखेंगे, टी 3 टी के घात में 1/2, ये हम लोग का हो जाएगा। और एक जिससे घात में 1/2 हो गया वो क्या है हमारा, वो हमारा बहुपद ही नहीं कहलाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यह बहुपद ही नहीं है। इसको हम लोग लिख लेते हैं, यह बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ टी के घात में पूर्ण संख्या नहीं है। 1/2 हमारा पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। इसी तरह से अब जो चौथा वाला व्यंजक है उसमें क्या है, y प्लस वाई के घात में 1/2। अगर इसको हम लोग सरल करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, y प्लस 2 वाई के घात में -1। ये y अभी हम हरा किस में है, हर में, अंश में ले जाएंगे तो इसके घात में कितना लग जाएगा, -1। और -1 पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ y के घात पूर्ण संख्या नहीं है। अब इसी तरह से जो हमारा पांचवा व्यंजक है इसमें क्या कह रहे हैं, x के घात में 10, y के घात में 3 और t के घात में 50। इसको बताना है ये एक चर में बहुपद है कि नहीं। अगर इसमें हम लोग देखें तो ये तो बहुपद है हमारा, सबके घात में पूर्ण संख्या है। लेकिन x हमारा एक अलग चर है, y अलग चर है और t अलग चर है। तो ये क्या हो जाएगा, एक पद में बहुपद नहीं होगा, बल्कि ये कितने पद में बहुचर का रहेगा, ये 3 चर में बहुपद का रहेगा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ x y और t 3 अलग अलग चर है, इसलिए यह एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया क्यों नहीं है। ये है हमारा एक चर में बहुपद, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ चर एक ही है। ये भी हमारा एक चर में बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे भी चर सिर्फ y है। ये हमारा बहुपद ही नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद, क्योंकि यहाँ t की घात में पूर्ण संख्या नहीं है, t रूट के अंदर है। और ये यहाँ पे भी ये भी हमारा बहुपद नहीं है, क्योंकि y के घात में -1 है और -1 पूर्ण संख्या नहीं होता है। और ये जो है हमारा यहाँ पे x y और t 3 अलग अलग चर हैं। तो ये कितने चर का बहुपद हो गया, ये 3 चर का बहुपद हो गया। और हमसे पूछा कितने था, एक चर में बहुपद है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। x² का गुणांक यानी x² के साथ जिस भी संख्या का गुणा हो रहा है वो क्या हो जाएगा, x² का गुणांक हो जाएगा। उसी को हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं। तो यहाँ पे x² के साथ कोई संख्या का गुणा हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो अगर इसको हम लोग यहाँ पे देखिए, ये x² तो अकेले लिखा है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 गुणे x², इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x² का गुणांक क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसको हम लोग लिख देते हैं, यहाँ x² का गुणांक 1 है। इसी तरह से दूसरा वाला, यहाँ पे हमको पूछा x² गुणांक कितना है, 2 - x² प्लस x का क्यूब। यहाँ पे x² ये वाला है और इसके साथ किसी संख्या का गुणा नहीं हो रहा है, यानी 1 का गुणा हो रहा है। और ये किस में है, प्लस में कि माइनस में, माइनस में। तो यहाँ x² का गुणांक कितना हो जाएगा, यहाँ x² का गुणांक -1 है। इसी तरह से इसमें देखिए हम लोग क्या दिया हुआ है, तीसरा वाला π/2 x² प्लस x। अब इसमें x² का गुणांक कितना है, π/2 दिख रहा है हम लोग को। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ x² का गुणांक π/2 है। अब इसी तरह से चौथा वाला में क्या दिया हुआ है, √2x - 1।
अब यहाँ पे हमको क्या पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक दिया हुआ नहीं है, तो इसका जो गुणांक है वो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब आप लोग बोलेंगे शून्य कैसे होगा, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं √2x माइनस का 1, यहाँ पे प्लस या माइनस कुछ भी लगाइए, आप लोग की मर्जी, 0x², ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। एक्स स्क्वायर का 0 से गुणा होगा तो 0 आ जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, उसी को यहाँ पे लिखा है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कितना है, शून्य है, तो इसी को यहाँ पे पूछा है, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक शून्य है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। अभी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, द्विपदी और एक पदी किसको कहते हैं, जिस बहुपद में 2 पद हो वो द्विपदी कहलाता है और जिसमें एक पद हो एक पदी कहलाता है। हमको क्या बोल रहे हैं कि 35 घात की द्विपदी, यानी जो द्विपदी है उसका घात कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए, और 100 घात के एक पदी, और जो एक पदी है उसका घात कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। इसका एक एक उदाहरण देना है, तो हम लोग लिख देते हैं 35 घात का द्विपदी और क्या बोला है, 100 घात का एक पदी। अब हम लोग कोई भी द्विपदी का बहुपद लिख लेते हैं, जैसे x+2, इसके घात में कितना लगा देंगे, 35, तो ये हमारा क्या हो गया, 35 घात का द्विपदी। इसका एक और एग्जांपल आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ, y के घात में 35 + 2y। आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही एग्जाम्पल लिखिए। यहाँ पे एक उदाहरण देने के लिए बोला था, लेकिन मैं आप लोग को 2 बता दिया। इसी तरह से 100 घात का एक पदी हम लोग लिख सकते हैं, x के घात में 100 या y के घात में 100 या 7 z के घात में 100। एक पदी आ रहा है, इसमें एक पद है, इसे घात में 100 आ गया, ये क्या हो गया हमारा 100 घात का एक पदी। इसी तरह से y के घात में 100, y घात का एक पदी, एक पदी 100 घात का एक पदी। इसी तरह से z 7z के घात में 100, ये भी क्या हो गया 100 घात का एक पदी। एक ही एग्जाम्पल उदाहरण बताने के लिए बोला था, लेकिन मैं आप लोग को 2-3 उदाहरण बता दिया हूँ। आप लोग अपने हिसाब से कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही उदाहरण लिखे या बुक में जो दिया हुआ है आंसर उसी उत्तर को लिखे। आप लोग अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, बस ध्यान रहे कि वो 2 पदी होना चाहिए और उसका घात 35 होना चाहिए, और ये एक पदी होना चाहिए और उसका घात 100 होना चाहिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। और पहला बहुपद हमको दिया हुआ है 5x³ + 4x² + 7x। हम लोग जानते हैं बहुपद का घात क्या होता है, बहुपद में चर की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। और यहाँ पे चर क्या है हमारा, इस बहुपद में x है और इसका उच्चतम घात कितना है 3, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद का घात कहलाएगा। इसको हम लोग लिख लेते हैं, इसका उत्तर लिख लेते हैं, चूंकि हम जानते हैं बहुपद की घात बहुपद में चर की उच्चतम घात होती है, और यहाँ चर x है जिसका उच्चतम घात 3 है। इसलिए यहाँ या इस बहुपद में आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, इस बहुपद में बहुपद की घात 3 होगा, यही हमारा क्या हो गया आंसर। इसी तरह से 3 और बहुपद दिए हुए हैं, उसको मैं फटाफट से लिख लेता हूँ। पहले 3 बहुपद क्या क्या दिए हुए हैं, 4 - y², 5t - √7 और 3। इसमें हम लोग को बहुपद का घात बताना है। तो यहाँ पे आप लोग पूरा लिखिएगा ना, कि हम जानते हैं बहुपद की घात, ये वाला आप लोग पूरा लिखिएगा। यहाँ पे चर कौन सा है, y है, और y में कितना घात है 2, तो यही क्या हो जाएगा बहुपद का घात हो जाएगा। तो यहाँ बहुपद का घात कितना है
यहाँ बहुपद का घात 2 है। आप लोग पूरा इसको लिखिएगा, अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप लोग इसको पूरा लिखिएगा। और इसी तरह से यहाँ पे पूछा है 5t माइनस √7, इसमें बहुपद का घात, तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे चर कौन सा है। चर है t, और t के घात में कितना है 1 है, तो यहाँ बहुपद का घात कितना हो जाएगा 1। ये हमारा क्या हो गया इसका आंसर, ये 2 दूसरे का आंसर। और तीसरा में क्या बोला है 3। अब यहाँ पे तो हम लोग को कोई चर नहीं दिया हुआ है, तो इस 3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणा में x के पावर में 0 लिख सकते हैं। x के पावर में 0 का वैल्यू कितना आ जाता है 1 आ जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 3 गुणा में 1 बराबर 3 ही आएगा। तो इस यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो हमारा चर है उसका घात कितना है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे जो बहुपद का घात कितना का रहेगा 0 होगा। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। तो अभी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती बहुपद क्या होता है। जिस बहुपद के घात में 1 होता है वो रैखिक हो जाता है, जिस बहुपद के घात में 2 होता है वो द्विघाती हो जाता है, और जिस बहुपद के घात में 3 होता है वो त्रिघाती बहुपद हो जाता है। तो इसका आंसर अगर हम लोग देखें, यहाँ पे बहुपद का घात कितना है 2 है, क्योंकि यहाँ बहुपद का घात 2 है, इसलिए यह द्विघाती बहुपद होगा, बहुपद है। इसी तरह से इसमें भी देख लें, यहाँ पे बहुपद का घात कितना है, यहाँ पे बहुपद का घात 3 है x माइनस एक्स क्यूब में, तो यहाँ बहुपद का ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, ये हमारा त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। तो इसको अब लिख लेते हैं, यहाँ बहुपद का घात 3 है, इसलिए यह त्रिघाती बहुपद होगा, यह बहुपद है। इसी तरह से y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 में यहाँ पे अगर हम लोग बहुपद का घात देखें तो कितना है 2 है, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं ना, यहाँ बहुपद का घात 2 है, यहाँ बहुपद का घात 2 है, इसलिए यह द्विघाती बहुपद है। अब यहाँ पे हम लोग चौथा नंबर में देखेंगे 1 प्लस एक्स में, इसमें बहुपद का घात कितना है, x के पावर में कुछ नहीं है, यानी यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, तो यहाँ बहुपद का घात कितना हो गया 1 हो गया। यहाँ बहुपद का घात 1 है, इसलिए यह रैखिक बहुपद है। इसी तरह से 5वां नंबर में सिर्फ t दिया हुआ है, इसे घात में कुछ नहीं है, यानी कितना है 1 छुपा हुआ है, तो यहाँ भी बहुपद का घात कितना हो जाएगा, ये 1 है ना, इस यहाँ भी बहुपद का घात 1 हो जाएगा, और ये भी कैसा हो जाएगा रैखिक हो जाएगा। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ये भी क्या है रैखिक बहुपद है। इसी तरह से यहाँ पे कितना है t के घात में 2 है, तो ये कैसा बहुपद हो जाएगा हमारा द्विघाती बहुपद हो जाएगा। आप लोग इसको पूरा लिखिएगा, क्यों है ना ये द्विघाती और क्यों है ये रैखिक। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया होगा तो आप लोग अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप लोग के डाउट को जरूर क्लियर किया जाएगा। अब हम लोग अगले प्रश्नावली में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, इस पूरे वीडियो का PDF आपको MD सर के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।